हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। जैसा कि देख रहे हैं आपका अभी पहला ही लेसन चल रहा है, उसमें पहले वीडियो में आपको आंकी का क्वेश्चन लगवाया गया था। उसमें कुछ क्वेश्चन भी दिए गए, लेकिन अभी वो उसका रिजल्ट आप नहीं दिए। उसका रिजल्ट आएगा तो वो आंकी का क्वेश्चन उसका फिर हम आंसर बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कह रहा कि 5 गुणे 10 के पावर -4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। यानी कोई आवेश है, उस पर एक बल कार्य कर रहा है, तो उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अब याद करो, हम कभी आपको आवेश पर लगने वाले बल के बारे में तीव्रता के लिए फार्मूला बताया था। E = होता है F/Q0 या Q बताए थे आपको। जैसा कि क्वेश्चन में दिया है, कूलम मतलब Q बराबर दे दिया है आपको 5 गुणे 10 के पावर माइनस कितना 4 कूलम। ये तो आवेश हो गया। अब यहाँ पर जो रीजन दिया कितना बल कार्य कर रहा है उस पर, तो F बराबर दे दिया है 2.25 गुणे 10 के पावर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, न्यूटन। आप तीव्रता का मान निकाल लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। E बराबर हो जाएगा 2.25 बटे 5 गुणे 10 के पावर माइनस कितना 4। इसको ऊपर ले जाइए तो 2.25 गुणे 10 के पावर 4 बटे कितना हो जाएगा 5। इसको निकालेंगे, आ जाएगा 225 गुणे 10 के पावर 2 बटे कितना 5। अब इसको क्या करिए, काटिए इसको। 5 चौका 20 हो जाएगा, 5 बचे 25, आ जाएगा 45 गुणे 10 के पावर 2 मात्रक न्यूटन प्रति क्या होगा कूलम। यानी जो आपका क्वेश्चन था, कह रहा 5 गुणे 10 के पावर -4 कूलम आवेश पर, यानी उस आवेश पर बल कितना कार्य करता है, तो 2.25 न्यूटन का बल कार्य करता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लगाते से पहले हम जो मान दिए उसको नोट कर लेते हैं, फिर जो बचता उस फार्मूले पर रख देते हैं। रखने के बाद जो काटा, हमारे काटने के बाद आया 45 गुणे 10 के पावर 2 न्यूटन प्रति कूलम, या लिख सकते हैं 4500 न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा क्या होगा, रिजल्ट होगा, या हम कह सकते हैं 4.25 के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन हम यहीं पर क्या करते हैं, छोड़ देंगे। यानी ये क्वेश्चन का आपको समझ में आया होगा। अब अगला चलेंगे, हम डेरिवेशन करेंगे, फिर उस पर आंकी का क्वेश्चन लगाएंगे। इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए अगली डालिए आप सब। अभी तक आप सब अच्छी स्थिति में ज्ञात किए, अब क्या करेंगे, निरक्षी स्थिति में निकालेंगे। हमारा जो टॉपिक बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अभी आप अच्छी निकाले, किसी बिंदु के अक्ष के बाद निकाले। अब निकालेंगे किसी बिंदु पर, कटान बिंदु पर निकालेंगे। यानी कहेंगे वैद्युत द्विध्रुव की, जो टॉपिक हमारा बनेगा वैद्युत द्विध्रुव की किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में क्या निकालना, किसी बिंदु पर, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर या स्थिति में क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये तो हमारा पॉइंट बनेगा। अब इस पॉइंट में देखा जाए किस तरह, पहले इस चित्र को देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये करना पड़ेगा, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना पड़ेगा। इसी को बोला जाता अनुप्रस्थ स्थिति में भी बोला जाता है।
तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे। तो सबसे पहला क्या बना आपका, एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे। अब वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करेंगे तो इस पर दो बिंदु होगा, एक बिंदु हमारा A है और एक बिंदु हमारा क्या B है। तो उसके मध्य भी कोई बिंदु क्या होगा, वो मध्य बिंदु हमारा मान लेंगे क्या होगा, O होगा। इसकी बीच की दूरी L होगी, इसके बीच की दूरी क्या होगी, L होगी, और पूरी दूरी क्या होगा आपका 2L होगा। और ये द्विध्रुव तभी होगा जब दोनों पर आवेश होंगे और विपरीत होंगे और उनका मान क्या होगा, बराबर होगा। तो कह सकते हैं इस पर -q हो जाए और इस पर क्या हो जाए, +q हो जाए। और निरक्षी का मतलब ये किसी बिंदु पर जाके क्या करे, मिले। तो यहां पर अगर ये यहां से A से चल रहा है, यहां पर B से चल रहा है यहां पर, और ये किसी बिंदु P पर क्या करें, आपस में मिल रहे हैं। तो इस द्विध्रुव के लंब आधार एक बिंदु हम खींच रहे हैं, R दूरी पर मान लेते हैं। तो अब देखो इसका बिंदु क्या पोजीशन इधर जाएगा, इसका इधर होगा, क्योंकि यहां पर इस तरह हो जाएगा आपका रीजन। इसको मान लिया जाए E1 हो जाए, ये E2 हो जाए, ये क्या हो जाए E हो जाए, और कोण यहाँ थीटा हो जाए, तो ये भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा इस तरह। अब ध्यान देने की बात ये है, अब बिंदु P पर ही हमें क्या करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। और लंब आर्धक के लिए हम लंबवत के लिए sin थीटा का प्रयोग करते हैं, क्षैतिज के लिए हम cos थीटा का प्रयोग करते हैं। अगर ये दूरी या A और O की बीच की दूरी L है और O और P की बीच की दूरी क्या है, R है, तो हमें दूरी पता करना है। AP की दूरी क्या होगी, जो AP की दूरी होगी वही BP की दूरी होगी। लेकिन ये दूरी कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय का होता फॉर्मूला, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस क्या होता, आधार का वर्ग। तो हमारा जो मान निकलेगा वो निकलेगा R का वर्ग और L का वर्ग। ये रीजन होगा। कैसे आप निकाल सकते हैं, देख लीजिए यहाँ पर। तो मान लीजिए कर्ण का वर्ग, तो कर्ण हमारा इस पोजीशन को ले लेते हैं। तो अगर हमें AB का मान निकालना, आधार का वर्ग प्लस क्या हो जाएगा, लंब का वर्ग। तो हमारा मान लेते हैं AP का वर्ग, ये मानेंगे AO का वर्ग, और ये मानेंगे क्या हो जाएगा, OP का वर्ग। तो हो जाएगा AP का वर्ग इक्वल टू इसका मान के L का वर्ग प्लस R का वर्ग। तो AP बराबर हो जाएगा रूट में R स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा L। तो प्लस में हम अंक जो होगा या संख्या जो होती है तो हम चेंज कर सकते हैं, यानी पहले या बाद को लिखने से कोई भी उसमें मान में परिवर्तन नहीं होगा। तो जो ये दूरी आई वो दूरी क्या आया, रूट में जो बनेगा R का वर्ग और L का वर्ग, और ये दूरी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो ये R का वर्ग और क्या हो जाएगा L का वर्ग, अर्थात दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब ध्यान देना, अगर इसी बिंदु को अलग निकाल दिया जाए तो हम इस तरह बनाएंगे। इस तरह बनाएंगे तो इसका मान हम दे रहे हैं E1 होगा sin थीटा, ये होगा E2 sin थीटा। इस तरह एक रेखा खींचेंगे। ये यहां से निकाला गया है, इसका नाम दे देंगे E1, इसका नाम E2, और यहां जो होगा E बराबर परिणामी रेजल्ट का मान कर रहे हैं तो E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये रीजन बनेगा। अब ध्यान देना है, सबसे पहले अब हम चित्र के बारे में कोशिश करते हैं। तो चित्र में क्या कहेंगे, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है
ए पर माइनस आवेश, बी पर क्या है प्लस आवेश है, दोनों की बीच की दूरी क्या है 2l है। द्विध्रुव के लंब आर्धक बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर सुनिए, तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या होगा A और B है, तो A पर माइनस आवेश, B पर क्या है प्लस आवेश, दोनों के बीच की दूरी क्या है 2l है, तथा द्विध्रुव के लंब अर्धक बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु क्या है P है, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब कहेंगे तथा A P की बीच की दूरी जो होगी रूट में R स्क्वायर प्लस क्या होगा L स्क्वायर, अर्थात AP बराबर BP, अर्थात दोनों की दूरी से आपस में क्या होगा बराबर होगा। तब कहेंगे प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसके कारण इस प्लस Q आवेश के कारण निकालेंगे, एक बार किसके कारण निकालेंगे माइनस के कारण निकालेंगे, और माइनस के कारण भी निकालोगे वही आएगा, और प्लस के कारण भी निकालोगे क्या होगा वही। माइनस से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या बोलेंगे प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की क्या बनेगा तीव्रता। अब ध्यान दो किसके कारण निकाले हो, इसके कारण निकाले तो इसको हम मान लेते E1, और आप किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकाले थे, E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे क्या आता है R स्क्वायर। ये किसी बिंदु आवेश के कारण निकाले थे, तो उसी प्रकार हम इस बिंदु के कारण निकाले हैं। बस क्या है इसमें अंतर इतना ही होगा, यहाँ बीच की दूरी R थी, तो यहाँ जो बीच की दूरी है रूट में R स्क्वायर प्लस क्या है L स्क्वायर, तो ये ना होकर तो क्या हो जाएगा इस 1 स्क्वायर नाम दे रहे हैं E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा Q बटे रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे के पावर का क्या होगा होल वर्ग होगा। तो आपको पता है जब करणी का कभी हम वर्ग करते हैं रूट का, तो वर्ग करने से कारण क्या होता है रूट का मान क्या होता हट जाता था, तो क्या होता बाहर हो जाता है। तो लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, तो समीकरण इसको क्या मान सकते हैं एक मान सकते हैं। तो ये किसके कारण आप निकाले, ये निकाले आप प्लस के कारण निकाले। इसी प्रकार हम क्या करेंगे माइनस के कारण निकालेंगे, तो यहाँ जो रीजन होगा वो करेंगे माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण बिंदु P पर क्या होगा वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो मान लिखे हो आपका वही होगा। अब कैसे लिखेंगे, इसका नाम दे देंगे हम T2 होगा, ये मत सोचिएगा कि माइनस होगा, माइनस के कारण तीव्रता माइनस नहीं हो तो केवल विभव माइनस में होता है। यहाँ लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या होगा रूट में R स्क्वायर L स्क्वायर पूरे के पावर क्या होगा होल वर्ग, E2 बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस क्या होगा L स्क्वायर होगा, समीकरण नंबर क्या होगा 2।
अब हमारा क्या हुआ, एक बार हम प्लस के कारण निकाले, एक बार क्या किए माइनस के कारण निकालेंगे, तो उस पर दो बिंदु आवेश के कारण निकाले, तो दोनों बिंदुओं के कारण हम क्या करेंगे, अर्थात उसका परिणामी तीव्रता का मान क्या होगा। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब ध्यान दीजिए, बिंदु P को हम दो भागों में डिवाइड करेंगे, एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा, एक क्या होगा क्षैतिज घटक होगा। जबकि ऊर्ध्वाधर घटक के लिए आपको पता साइन थीटा का प्रयोग करते हैं, जबकि साइन थीटा की दिशा क्या है, एक दूसरे के क्या है विपरीत है, तो क्या होगा वो निरस्त हो जाएगा। जबकि cos थीटा की दिशा क्या होगी, सदैव एक ही दिशा की अनुदिश ली जाती है, तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु P पर, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो यहां जो रीजन बनेगा वो रीजन बनेगा इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब हमें इसको मान लेते समीकरण नंबर क्या हो जाए, 3 हो जाए। तो हमें पता समीकरण 1 का मान पता है, समीकरण 2 का मान पता है, तो समीकरण 1 और 2 का मान हम कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 का मान, समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो रखेंगे तो क्या होता है उसको देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा, चित्र को बना लीजिएगा, इसको मिटा दे रहे हैं यहां पर। तो यहां देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिएगा सभी लोग, समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहां पर रखना है आपको E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो हमारा E बराबर जो तैयार होगा, E1 का मान क्या है, E1 का मान ये दिया गया है, इसको उठाइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर L स्क्वायर क्या हो जाएगा cos थीटा। अब प्लस का चिन्ह लगाइए, दूसरा देखिए क्या है, यहां पर दिया गया है, इसको उठाइए तो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर प्लस क्या होगा L स्क्वायर और क्या बनेगा cos थीटा। अब ध्यान दीजिए दोनों पक्ष क्या है, अर्थात यहाँ और यहाँ दोनों राशियां क्या समान है, तो जुड़ जाएगा, एक के कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर L स्क्वायर और 2 cos थीटा। अब देखिए एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई, क्योंकि अगर cos थीटा की वैल्यू हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अब cos थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चित्र थोड़ा देख लीजिए आप, इस तरह बना था, ये R था और ये क्या था L था। अगर ये थीटा हो, यदि ये क्या हो थीटा हो, तो हमें क्या निकालना, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, क्या होता है आपका आधार बटे कण होता कि कुछ और होता है। यहाँ क्या बनेगा, अगर हमें cos थीटा की वैल्यू रखना है तो आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे कण, अर्थात इसकी वैल्यू यहाँ R स्क्वायर और क्या है L स्क्वायर। तो आधार बटे क्या होगा, कण होगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि cos थीटा बराबर आधार बटे क्या होता कण होता है, तो cos थीटा का मान क्या तैयार होगा हमारा
cos थीटा इक्वल टू L अपान रूट में R स्क्वायर क्या होगा, L स्क्वायर होगा। अगर ये दोनों मान है तो हम क्या कर सकते हैं, हमें cos थीटा का मान पता चल गया। यदि cos थीटा का मान पता चल गया तो यहाँ पर हम क्या कर, यहाँ पर तो उठा के रख सकते हैं। तो देखते हैं क्या बनता है। तो बनेगा E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q R स्क्वायर L स्क्वायर गुणे का चिन्ह लगाइए, L बटे क्या हो जाएगा R स्क्वायर L स्क्वायर, और ये क्या होगा रूट होगा। और रूट का मान पता है आपको कितना होता है, 1/2 होता है। और किसी के पावर घात ना तो उसका घात हम क्या करते हैं 1 कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qL बटे R स्क्वायर L स्क्वायर पूरे के पावर 1 गुणे इसका मान R स्क्वायर L स्क्वायर पूरे के पावर 1/2। पूरे में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। यहाँ 1 धन 1/2 का मान 2 1 2 1 3 यानी 3 बटा कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अर्थात इन दोनों को एक साथ लिख कर उसके पावर कितना कर देंगे 3 बटा कितना कर देंगे 2 कर देंगे। तो E बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2qL अपान R स्क्वायर L स्क्वायर पूरे के पावर 3 बटा क्या हो जाएगा 2। अतः हम जानते हैं या कह सकते हैं द्विध्रुव की परिभाषा से हम जानते हैं E बराबर क्या होगा 2qL। तो E बराबर क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर L स्क्वायर पूरे के पावर कितना हो जाएगा 3 बटा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ध्यान देने की बात ये चित्र में देखिए, R की दूरी बड़ी है कि L की दूरी बड़ी है, बड़ा आखिर कौन है, R बड़ा है ना। तो अगर हम कहें यहां पर देखा जाए, यदि हम पोजीशन कहें, यदि चित्र में R बहुत बड़ा है किससे, L से, तो L का मान क्या हो जाएगा, तो L का मान नगण्य हो जाएगा। अर्थात L का मान क्या होगा खत्म हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर L स्क्वायर के स्थान पर क्या करेंगे R स्क्वायर पूरे की पावर 3 बटा 2 करेंगे। और ये दो क्या होगा आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो बनेगा E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R के पावर कितना होगा 3 हो जाएगा। और मात्रा क्या बनेगा न्यूटन प्रति क्या बन जाएगा गुणांक। इस तरह हम क्या निकालिए, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण आपने निकाला। एक बार फिर से देखिएगा थोड़ा चित्र में, उसको विशेष ध्यान दे। चित्र में हम क्या इस तरह देखिएगा, उसमें होगा आपको पहले नोट बना लीजिएगा। कहेंगे माना एक क्या है वैद्युत द्विध्रुव A और क्या है B है। A पर माइनस आवेश, B पर क्या है प्लस आवेश है। ये तो क्लियर हो गया। अतः उनके बीच की दूरी क्या है 2L है। और AB के मध्य बिंदु या लंब अर्धक बिंदु O से R दूरी पर, कहां पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु क्या P है, वही बिंदु P पर ही हमें क्या निकालना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो एक बार हम क्या करेंगे प्लस के कारण निकालेंगे। तो प्लस के कारण जो तीव्रता होगी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q बाई R स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर होगा।
इसके बाद माइनस के कारण निकालेंगे, माइनस के कारण भी वही होगा। अतः बिंदु P पर परिणामी निकालेंगे, परिणामी क्योंकि दो बिंदु है तो दोनों बिंदुओं का योग क्या होगा। ध्यान देने की बात यह है कि बिंदु P को हम क्या करेंगे, दो भागों में डिवाइड करेंगे और एक लंब अर्धक होगा, एक क्षैतिज होगा। लंब अर्धक के लिए साइन थीटा, क्षैतिज के लिए cos थीटा। जबकि लंब अर्धक साइन थीटा की दिशा क्या एक दूसरे के विपरीत हैं, वो क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। जबकि cos थीटा की दिशा क्या होती, एक बिंदु के क्या होता, अनुदिश होता है, तो क्या होगा, जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद जो परिणामी रिजल्ट मिलेगा P बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 3। और समीकरण 1 के जो मान है, समीकरण 2 की जो मान है, वो 3 में उठा के आप रख देंगे। रखने के बाद आपके सामने का मान तैयार हुआ। दोनों राशियां समान है तो जुड़कर क्या हुआ, 2 cos थीटा। 2 को यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। अगर यहाँ पर लगा देंगे तो क्या बनेगा, कोई दिक्कत आपको नहीं। अब cos थीटा की वैल्यू आप उठा कर रख सकते हैं। रखने के बाद ये तैयार होगा। और रूट का मान आपको पता कितना होता है, 1 बटे कितना होता है, 2 होता है। यहाँ रख दोगे कितना आ जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी 3 बटे क्या तैयार होगा, 2 होगा, क्योंकि गुणे में घाते क्या होती है, जुड़ती है। और ध्रुव के कारण परिभाषा के अनुसार जो आप पढ़े हैं, P बराबर 2Q क्या होता है, L होता है। तो 2Q L के स्थान पर हम P का मान रख सकते हैं। तो हमारा P बराबर तैयार होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर पूरे के पावर 3/2 होगा। यदि चित्र में देखा जाए L दूरी R की अपेक्षा क्या बहुत बड़ी है, तो हम कह सकते हैं R क्या होगा, बड़ा है, L क्या छोटा, तो L का मान नगण्य हो जाएगा और R का मान जुड़ जाएगा, तो 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट में हमारा एक रिजल्ट तैयार होगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट T अपान R क्यूब। मात्रा क्या होगा, न्यूटन प्रति क्या है, कूलम्ब। एक बार इसका शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। यदि समझ में ना आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए आ रहा या नहीं आ रहा, तो हम उस प्रकार से आपको बताने की कोशिश करेंगे। इस बार शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। हेलो बच्चों, डेरिवेशन आपका कंप्लीट हुआ, उसको अच्छी तरह नोट कर लीजिएगा। अब आपके सामने आज के लिए ये 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। इन तीनों क्वेश्चन का आप जवाब लगाकर हमारे पास सेंड कर दीजिए, जिससे आपको पता चले कि आप क्या पढ़ रहे हैं, या पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही।